हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम इन द क्लास। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक से होंगे। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है क्लास 11 केमिस्ट्री एंड द चैप्टर इज केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और उसमें हम टॉपिक ले रहे हैं सम इम्पोर्टेंट बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और यू कैन से सम इम्पोर्टेंट बॉन्ड प्रॉपर्टीज। सो अभी तक हमने केमिकल बॉन्डिंग में देखा कि बॉन्ड क्यों बनता है, यानी दो एटम के बीच बॉन्ड क्यों बनता है और बॉन्ड कैसे बनता है। तो जब बॉन्ड बन जाता है तो उस बॉन्ड के क्या कुछ प्रॉपर्टीज होता है, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे। बॉन्ड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या बॉन्ड के कुछ प्रॉपर्टीज, उसमें से एक प्रॉपर्टी है बॉन्ड लेंथ। और उसमें देखेंगे कि बॉन्ड की कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो कैसे अफेक्ट होती है या उसमें क्या क्या चेंजेस आता है और वो चेंजेस का कारण क्या है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट। सो उसमें फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बॉन्ड इज बॉन्ड लेंथ। तो हम बॉन्ड लेंथ से स्टार्ट करते हैं। बॉन्ड लेंथ इज आल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड। सो स्टार्ट करते हैं बॉन्ड लेंथ से। सो बॉन्ड लेंथ, द एवरेज डिस्टेंस between center of the nuclei of two bonded atoms is called bond length. Is called bond length. The average distance between center of the two nuclei of two bonded atoms is called bond length. यानी यदि इस तरह का कोई एटम है, दो एटम है, सपोज एटम ए और दूसरा एटम है बी, तो द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू न्यूक्लियाई, सो ये जो डिस्टेंस होगा दैट इज, इसको कहते हैं बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर of two nuclei. This is the two nuclei, this is the nuclei of A and this is the nucleus of B. तो distance between the center of two nucleus, और इसको यदि जो भी हम A B कह सकते हैं, और you can say radius of A, this is the radius, यहाँ से distance radius है, radius of A plus radius of B। और यदि हम इसको कहें कि bond length is D, तो D is equal to RA plus RB। and it is determined experimentally by X-ray diffraction or electron diffraction method।
और बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी। मतलब कि बॉन्ड लेंथ इज डिटरमिन्ड बाय एक्सपेरिमेंटली, और बॉन्ड लेंथ इज डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन और इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड और बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी। यानी बॉन्ड लेंथ को स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड से पता लगाया जा सकता है कि किसी एटम के बीच में जो बॉन्ड है उसका लेंथ क्या है। It is expressed in angstrom, और 1 angstrom equal 10 to the power minus 10 मीटर, और in picometer 1 picometer equal 10 to the power minus 12 मीटर। यानी बॉन्ड लेंथ को एंगस्ट्रॉम में मेजर कर सकते हैं या करते हैं, या पिकोमीटर में मेजर करते हैं। और 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, और 1 पिकोमीटर इक्वल 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर। In ionic compound, bond length is the sum of their ionic radii. In ionic compound, bond length is the sum of their ionic radii. If D is the you can say if R plus and R minus are ionic radii, then bond length D equal R plus R minus. In ionic compound, bond length is the sum of their ionic radii. If Ra and R minus are ionic radii, then the bond length D equal R plus R minus. Suppose जैसे मान ले कोई आयनिक कंपाउंड है, तो सपोज ये केटायन है, आयनिक कंपाउंड होगा तो उसमें एक केटायन होगा और एक एनायन, दोनों आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे इस तरह से। और सपोज ये एनायन है, तो
ये जो रेडियस है ये कैटायन का रेडियस है, तो इसको हम R प्लस कह सकते हैं, और यहाँ से ये एनायन का रेडियस है तो इसको R माइनस कर सकते हैं। और यदि टोटल डिस्टेंस ये d है, यानी कि दिस इज द बॉन्ड लेंथ, सो यहाँ कह सकते हैं d इक्वल R प्लस प्लस R माइनस। सो इन ionic compound, bond length is the sum of their ionic radii. If R plus and R minus are ionic radii, then the bond length d equal R plus plus R minus. In case of covalent compound, bond length is equal to the sum of their atomic radii. Their atomic radii. For example, in HCl compound, d is the bond length equal to R of hydrogen and the radius of hydrogen atom plus radius of chlorine atom. So इस तरह से हम लिख सकते हैं, in case of covalent compound, bond length is equal to the sum of their atomic radii. जैसे for example in HCl compound, d bond length equal radius of hydrogen atom plus radius of chlorine atom. In general, for covalent compound AB, the bond length d equal radius of A plus radius of B. जैसे कि मान लीजिए कि ये एटम ए है और इसके साथ एक एटम बी बॉन्डेड है, कोवलेंट बॉन्ड से लिंक है, तो इसका सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ nucleus of bonded atoms, so bonded atoms is A and B. So this distance is the radius of atom A, so इसको हम लिख सकते हैं RA, and this distance is the radius of atom B. और यदि पूरा डिस्टेंस d and that is the bond length, so यहाँ पे लिख सकते हैं d equal RA plus RB, यानी radius of A
plus radius of B, and D is the bond length. So in general term, bond length is equal to, if AB is the compound or AB is the covalent compound, so bond length D equal radius of A plus radius of B. और इसका यूनिट होता है एंगस्ट्रॉम में, भी हम मेजर करते हैं बॉन्ड लेंथ को, या पिकोमीटर में मेजर करते हैं. Factors affecting बॉन्ड लेंथ, यानी कौन कौन से फैक्टर हैं जो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करते हैं, यानी जिससे बॉन्ड लेंथ प्रभावित होता है. तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं. जैसे ये साइज ऑफ एटम्स, साइज ऑफ एटम्स, और यू कैन से साइज ऑफ बॉन्डेड एटम्स. तो bond length increases when size of bonded atoms bond length increases with bond length increases with increase of size of bonded atoms. यदि बॉन्डेड एटम का साइज बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाता है. यानी साइज ऑफ एटम्स, द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ साइज ऑफ बॉन्ड लेंथ. सपोज जैसे कि ये एटम का साइज है, सपोज A and B, दिस इज द बॉन्ड लेंथ. और कोई इस तरह का एटम जिसका साइज बड़ा हो, कोई ऐसा एटम जिसका साइज बड़ा हो, ये भी ए, और यू कैन से ए डैश बी डैश, दूसरा कोई कंपाउंड है, लेकिन इसका एटम का साइज बड़ा है तो इसका बॉन्ड लेंथ भी बड़ा हो. सपोज ये मान लें कि डी है और इसको मान लेते हैं कि ये डी डैश है. सो डी डैश इज ग्रेटर देन डी, यानी कि इस ए डैश बी डैश का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो ए बी बॉन्ड लेंथ के से ज्यादा होगा. यानी कि बॉन्ड लेंथ ऑफ ए डैश बी डैश इज ग्रेटर देन बॉन्ड लेंथ ऑफ ए बी. यानी कि एटम का साइज जब बड़ा होगा तो बॉन्ड लेंथ भी बड़ा होगा. बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ साइज ऑफ बॉन्डेड एटम्स. बी, और जैसे कि bond length
जैसे कि HI का यानी हाइड्रोजन आयोडाइड का बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है इन कंपेरिजन टू HBr, और HBr का बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है इन कंपेरिजन टू HCl, और HCl का बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है इन कंपेरिजन टू HF यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसलिए बड़ा हो रहा है कि यहाँ पे सब में हाइड्रोजन तो कॉमन है, लेकिन जो आयोडीन है उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बड़ा होता है ब्रोमीन के कंपेरिजन में, और ब्रोमीन का एटॉमिक स्ट्रक्चर बड़ा होता है क्लोरीन के कंपेरिजन में, और क्लोरीन का एटॉमिक स्ट्रक्चर फ्लोरीन के कंपेरिजन में बड़ा होता है, इसलिए बॉन्ड लेंथ भी बड़ा हो गया। एंड सेकेंड इज मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। bond length decreases with increase of multiplicity of bond। यानी कि जब बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी बढ़ती है तो बॉन्ड लेंथ घट जाता है, बॉन्ड की जब मल्टीप्लिसिटी बढ़ती है तो बॉन्ड लेंथ घट जाता है। मल्टीप्लिसिटी मीन्स डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। सो फॉर एग्जाम्पल bond length in decreasing order carbon single bond carbon is greater than carbon double bond carbon is greater than carbon triple bond carbon। यानी कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन में बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में बॉन्ड लेंथ थोड़ा शॉर्ट होगा यानी कम होगा, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा कम होगा। यानी कि जैसे जैसे मल्टीप्लिसिटी बढ़ती है, यानी कि सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड लेंथ घट जाएगा, डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड से भी कम हो जाएगा। एंड दिस इज ड्यू टू द attraction of bonded atoms। This is due to the attraction of bonded atoms। क्योंकि सिंगल बॉन्ड से जब डबल बॉन्ड होता है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग होता है, वो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन भी आपस में होता है, जिसकी वजह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, इसलिए बॉन्ड श्रिंक कर जाता है। अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड जो है थोड़ा हल्का सा श्रिंक हो जाएगा, नीचे हल्का सा शॉर्ट हो जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड से भी ज़्यादा थोड़ा श्रिंक हो जाता है। तो इसलिए सिंगल बॉन्ड का लेंथ ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू ट्रिपल बॉन्ड। यानी जैसे जैसे मल्टीप्लिसिटी बढ़ती है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करता है, बॉन्ड लेंथ घट जाता है। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट इज टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन।
we know that S orbital is smaller in size. Greater the S character in hybridization, shorter will be greater the S character in hybridization, shorter with the bond length. तो हाइब्रिडेशन जैसे कि sp3 हाइब्रिडेशन होता है, फिर sp2 होता है, यानी कि इसमें sp3 में एक s ऑर्बिटल होता है और 3 p ऑर्बिटल होता है, और sp2 में एक s होता है और 2 p होता है। उसी तरह से sp ऑर्बिटल होता है और उसमें एक s और एक p होता है। तो जैसे sp3 में यदि जो CH बॉन्ड होगा या sp2 में CH बॉन्ड होगा या sp में भी CH बॉन्ड होगा, तो इसमें हम देखेंगे कि जो बॉन्ड लेंथ होता है, तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा कम इसमें होता है, यानी कि sp3 में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है, sp2 में उससे ज़्यादा होता है, sp में सबसे कम होता है। या तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ग्रेटर द एस कैरेक्टर, अब यहाँ पे ग्रेटर द एस कैरेक्टर इन द हाइब्रिडेशन शॉर्टर विद द बॉन्ड लेंथ, यानी कि यहाँ पे एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे एस और पी दो एटम है जिसमें 50% एस है, यानी कि यहाँ पे एस कैरेक्टर 50% है, यहाँ पे एस कैरेक्टर ऑलमोस्ट 33% है, यानी कि एक एस है और 2 पी है, और यहाँ पे एस 25% है। तो जहाँ पे एस कैरेक्टर कम होगा वहाँ पे बॉन्ड लेंथ थोड़ा बड़ा होगा, यानी कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाएगा, और जहाँ पे एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा वहाँ बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा होगा। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडेशन ऑन बॉन्ड लेंथ। Now the next characteristics of bond. अभी हम बॉन्ड के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहला प्रॉपर्टी हमने देखा बॉन्ड लेंथ, एंड दूसरा प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्ड इज बॉन्ड इंथैल्पी। बॉन्ड इंथैल्पी, या इसको हम बॉन्ड एनर्जी भी बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी। The energy required to break one mole of bond of a particular type to separate the
atoms to separate the gaseous atoms. You can say separate the gaseous atoms. So we know that कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो उसी तरह से जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, यानी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। सो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप टू सेपरेट द gaseous to separate into gaseous atoms, to separate into gaseous atoms। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि मान लीजिए कि ए और बी के बीच में कोई बॉन्ड है और प्लस बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी ए और बी के बीच कोई बॉन्ड फॉर्मेशन है, इस बॉन्ड को हमें ब्रेक करना है। सो वी हैव प्रोवाइडेड द बॉन्ड एनर्जी and this AB is converted into A plus B, or you can say A into gaseous form and B is also in gaseous phase. So A and B converted into gaseous atoms. So this energy required to separate or to break this bond, that is called the bond energy or bond enthalpy। Unit of bond energy is kilojoule per mole greater the bond energy, stronger is bond। यदि बॉन्ड एनर्जी जितना ही ज्यादा लगेगी, इसका मतलब कि वो बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रांग है। ग्रेटर द बॉन्ड एनर्जी स्ट्रांगर इज द बॉन्ड। In case of diatomic molecule, bond energy is equal to its dissociation energy and it is fixed। In case of diatomic molecules, bond energy is equal to its dissociation energy and it is fixed। जैसे फॉर एग्जाम्पल डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड, या क्लोरीन मॉलिक्यूल, क्लोरीन टू क्लोरीन बॉन्ड, या यू कैन से HCl मॉलिक्यूल, बॉन्ड बिटवीन H एंड हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो इस तरह के यदि कोई डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उसमें यहाँ पे एक ही बॉन्ड ब्रेक करना है। डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल में एक सिंगल बॉन्ड ब्रेक करना है। तो बॉन्ड ब्रेक करने की जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम डिसोसिएशन एनर्जी ही बोलते हैं। बॉन्ड ब्रेक करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी जो खर्च होती है, दैट इज कॉल्ड डिसोसिएशन एनर्जी आल्सो। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सिंगल बॉन्ड ब्रेक करना है तो ये एक फिक्स वैल्यू होती है, एक दैट डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है उतना ही हम बॉन्ड एनर्जी भी उतना ही कंसिडर करते हैं। बट इन केस ऑफ
पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, बॉन्ड एनर्जी इज एवरेज वैल्यू। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल केस में बॉन्ड एनर्जी एवरेज की वैल्यू एवरेज वैल्यू होती है। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल केस में बॉन्ड एनर्जी इज एवरेज वैल्यू। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मीथेन है CH4। अब CH4 का यदि हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें टोटल 4 हाइड्रोजन एटम 4 सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं इस तरह से। तो इन चारों बॉन्ड की अपनी अपनी डिसोसिएशन एनर्जी होती है। चारों की डिसोसिएशन एनर्जी सेम नहीं होती है ड्यू टू सम केमिकल इन्वायरमेंट और ड्यू टू सम बॉन्डिंग इन्वायरमेंट। तो चारों की जो डिसोसिएशन एनर्जी होगी अलग अलग होगी। तो इसलिए जो बॉन्ड एनर्जी होता है वो चारों की डिसोसिएशन एनर्जी को जोड़ के दैट इज डिवाइडिंग बाई 4, देन फिर बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। इस तरह से पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल केस में जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं सबका डिसोसिएशन एनर्जी को जोड़ के एंड डिवाइडिंग बाय जितने भी बॉन्ड्स होते हैं उतने बॉन्ड से डिवाइड कर देते हैं, देन यू विल गेट द बॉन्ड एनर्जी इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल केस में तो इट्स वेरी सिंपल, दैट इज द इक्वल टू द डिसोसिएशन एनर्जी एंड इट इज फिक्स्ड। बट इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स द बॉन्ड एनर्जी इज एवरेज वैल्यू। Factors affecting bond energy। कौन कौन से फैक्टर हैं जो बॉन्ड एनर्जी को इफेक्ट करते हैं? कौन कौन से फैक्टर हैं जो बॉन्ड एनर्जी को इफेक्ट करते हैं? अभी हम बॉन्ड एनर्जी पढ़ रहे हैं, ये बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी बोथ आर सेम। सो अब हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी। वो कौन से फैक्टर हैं जो बॉन्ड एनर्जी को इफेक्ट करते हैं? तो पहला फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर इज द साइज ऑफ एटम्स, साइज ऑफ एटम्स। So bond energy decreases with increase the with increasing size of bonded atoms। bond energy decreases with increasing size of bonded atoms। यानी बॉन्ड जो बॉन्डेड एटम है उनका साइज बढ़ता है तो बॉन्ड एनर्जी घट जाएगी। कैसे? जैसे कि मान लीजिए कि ये दिस इज द बॉन्डेड एटम्स ए एंड बी, ये बॉन्ड लेंथ है। अभी हम बात कर रहे हैं बॉन्ड लेंथ पे ही बात चल रही है, बॉन्ड पे बात चल रही है। सो दिस इज द बॉन्ड। और दूसरा कोई एक कंपाउंड है जिसमें एटॉमिक साइज काफी जिसका बड़ा है,
यानी इसका बॉन्ड लेंथ बढ़ गया, यानी इसका बॉन्ड बढ़ गया। ओके, तो यदि बॉन्ड बढ़ जाएगा, यानी बॉन्ड का लेंथ जब बढ़ जाएगा तो उसके बीच अट्रैक्शन भी कम होगा, और जैसे जैसे उसका लेंथ बढ़ेगा, जब अट्रैक्शन कम होगा तो उसके बॉन्ड को ब्रेक करना आसान हो जाएगा, यानी कम एनर्जी खर्च करने पे ही, यानी कम एनर्जी यूज करके ही हम उसके बॉन्ड को आसानी से तोड़ सकते हैं। सो जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ेगा, यानी यू कैन से बॉन्डेड एटम का साइज बढ़ेगा, तो उसमें बॉन्ड एनर्जी कम यूज होगी, यानी उसकी बॉन्ड एनर्जी घट जाएगी। यदि एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। क्योंकि जब बॉन्ड का साइज बढ़ता है, यानी बॉन्ड का लेंथ बढ़ता है, तो उसका स्ट्रेंथ भी कम हो जाता है, उसका स्ट्रेंथ घट जाता है। एंड दूसरा फैक्टर है मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। मल्टीप्लिसिटी ऑफ bonds. Greater the multiplicity of the bond, greater is bond energy. मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड अफेक्ट करता है बॉन्ड इंथैल्पी को, कि जैसे जैसे मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड बढ़ेगा, ग्रेटर द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड, ग्रेटर इज द बॉन्ड एनर्जी। सिंस फर्स्ट attraction increases and second the number of bonds increases। जैसे कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड मतलब कि पहले सिंगल बॉन्ड है, इसके बाद डबल बॉन्ड एंड इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पे बॉन्डेड एटम के बीच में अट्रैक्शन है, यहाँ पे बॉन्डेड एटम के बीच अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया क्योंकि दो बॉन्ड बना हुए, तो दोनों बॉन्ड का अपना एक अलग से अट्रैक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हुआ है, यहाँ पे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन और भी ज़्यादा हो गया। तो एक तो अट्रैक्शन ज़्यादा है, जब अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, और दूसरा इसका कारण है कि यहाँ पे एक बॉन्ड को ब्रेक करना है और यहाँ पे 2 बॉन्ड को ब्रेक करना है, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड में 3 बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो डेफिनेटली जहाँ पे 3 बॉन्ड को ब्रेक करना है वहाँ एनर्जी ज़्यादा यूज होगा, और जहाँ पे सिंगल बॉन्ड ब्रेक करना है वहाँ पे एनर्जी कम यूज होगा। तो जैसे जैसे मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड बढ़ेगा, ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेगा, बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ जाएगी। सो द ग्रेटर द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड्स, ग्रेटर is bond energy, since first attraction increases and second the number of bonds increases. And third point C is number of lone pairs. Number of lone pair electrons present number of lone pair electrons present greater the
नंबर ऑफ lone pairs present on atom less is the bond energy. लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एटम पे यदि ज्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल जिससे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन एंड क्लोरीन टू क्लोरीन। अब यहाँ पे हम देखेंगे लोन पेयर कितना है, और नीचे हम बॉन्ड एनर्जी लिख देते हैं, बॉन्ड एनर्जी इन किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पे लोन पेयर 0 होता है, कार्बन टू कार्बन पे लोन पेयर 0 होता है, जबकि नाइट्रोजन पे लोन पेयर 1 लोन पेयर होता है और ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होता है, और यहाँ फ्लोरीन मॉलिक्यूल पे 3 लोन पेयर होता है। तो अब हम बॉन्ड एनर्जी देखें तो यहाँ पे जो बॉन्ड एनर्जी है 348 है, और यहाँ पे 146 है, और यहाँ पे 348 है, और यहाँ पे 163 है, और यहाँ पे 146, और यहाँ पे 139। तो देख रहे हैं कि लोन पेयर जैसे जैसे बढ़ रहा है, कार्बन टू कार्बन 0 लोन पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है। नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में 1 लोन पेयर है उसके ऊपर, तो यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी कितनी है, कम हो गई है, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे उससे भी कम हो गई, और यहाँ पे 3 लोन पेयर है तो उससे भी कम हो गई। तो जैसे जैसे लोन पेयर एटम पे लोन पेयर बढ़ता जा रहा है, बॉन्ड एनर्जी घटती जा रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लोन पेयर बढ़ने से बॉन्ड एनर्जी घट रही है। तो इसको भी आपको समझा देते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे हम इसका मतलब ये है कार्बन टू कार्बन इस तरह से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन के हेल्प से बनता है, तो यहाँ पे ये कार्बन 4 बॉन्ड से घिरा हुआ है, इट मीन्स कि इसका ऑक्टेट पूरा है, और इस कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा है। अब नाइट्रोजन की हम बात करें तो नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड होता है आपस में, और यहाँ पे 2 लोन पेयर बच जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि 3 बॉन्ड से 6 इलेक्ट्रॉन हो गया और 2, तो इस फर्स्ट वाले नाइट्रोजन एटम का भी ऑक्टेट पूरा, और सेकेंड का भी 3 बॉन्ड से 6 इलेक्ट्रॉन और 2, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। उसी तरह से ऑक्सीजन का भी, तो ऑक्सीजन में मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड होता है, और यहाँ पे 2 लोन पेयर बच जाता है इस तरह से। तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन मिला के 1 लोन पेयर होता है। तो यहाँ पे 2 बॉन्ड है यानी 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन एज ए लोन पेयर है यानी 2 लोन पेयर है, और ये इसमें भी तो टोटल फर्स्ट एटम का भी 8 हो गया और सेकेंड का भी 8 हो गया। और हम यदि फ्लोरीन की देखें तो फ्लोरीन के केस में 1 बॉन्ड होता है और 3 लोन पेयर होता है। तो यहाँ पे देखें कि फ्लोरीन टू फ्लोरीन जो बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे 1 बॉन्ड बन रहा है यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है यहाँ पे,
और यहाँ पे देखेंगे टोटल 3 लोन पेयर है, यानी 1 2 3, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी पहले एटम का भी 8 इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम का भी 8 इलेक्ट्रॉन, यानी इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो यहाँ देखिए कोई लोन पेयर नहीं है, यहाँ पे एक लोन पेयर है, ये मतलब कि दोनों पे अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे एक एटम का दिखाया गया कि यहाँ पे एक लोन पेयर है, यहाँ पे 2 लोन पेयर है और यहाँ पे 3 लोन पेयर है। सो इसमें होता क्या है कि जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ता है तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है ये बॉन्ड पेयर है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन भाग लेता है उसको बॉन्ड पेयर बोलते हैं, और जो एज इट इज इलेक्ट्रॉन एटम के ऊपर रहता है दैट इज कॉल्ड लोन पेयर, जो बॉन्ड में भाग नहीं लेता है। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच में आपस में रिपल्सन होता है, ये एक दूसरे से झगड़ा करते हैं ताकि एक दूसरे को हटाने की कोशिश करते हैं। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एटम पे जितना ही ज़्यादा रहेगा उतना ही ज़्यादा झगड़ा होगा, उतना ही एक दूसरे को हटाने की कोशिश होगी। तो जैसे ही एक दूसरे को हटाने की कोशिश होगी जहाँ पे, तो वहाँ से थोड़ा सा भी एनर्जी देंगे तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यानी बॉन्ड टूट जाएगा। तो यानी कि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे यहाँ पे लोन पेयर बढ़ता जा रहा है बॉन्ड एनर्जी कम लगती जा रही है, यानी बॉन्ड एनर्जी कम हो रही है, यानी कि बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी कम लग रही है। तो इसलिए हो रहा है कि देयर इज द रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, देयर इज अ huge repulsion between lone pair and bond pair, that's why the bond energy going to decrease, तो इसलिए बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। सो आज के क्लास में इतना ही, बाकी अगले क्लास में मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमने पढ़ाया उसको ठीक से समझ में आपको आ गया होगा। सो ध्यान से देखने और सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।